Good morning, students. You know that we have read half lesson. Today we are going to continue the lesson which is remaining. So यहाँ तक हम रीड कर चुके हैं. आज हम आगे का पार्ट लेसन नंबर 11 का रीड करने वाले हैं. न्यू मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट के नए तरीके, इलाज के नए तरीके. इन एंशियंट टाइम्स पीपल बिलीव दैट द डिजीजेस वर कॉज्ड बाय द इविल स्पिरिट्स. पुराने समय में लोग ये समझते थे कि जो बीमारियां होती हैं वो बुरी आत्माओं के कारण होती हैं. जो बुरी आत्माएं हैं वो बीमारियां फैलाती हैं. ग्रेजुअली पीपल लर्न मोर अबाउट बॉडी, इट्स फंक्शंस एंड कॉजेज ऑफ डिजीजेस. लेकिन धीरे धीरे लोगों को शरीर के बारे में पता चला, उसके फंक्शंस, वो कैसे काम करता है हमारा शरीर, और बीमारियों के कारण क्या है उनके बारे में पता लगने लग गया. न्यू मेडिसिन वर डेवलप्ड, नई नई दवाइयां विकसित की गई. इवन फेटल डिजीजेस हैव बीन क्योर्ड बाय द यूजेस ऑफ सर्टेन मेडिसिन. फेटल होते हैं बहुत ही घातक, जो बहुत बुरी बीमारियां होती हैं, वो घातक रोग जो हैं उनका भी इलाज वो कुछ दवाइयों की सहायता से होने लग गया. डिस्कवरी ऑफ क्विनीन चेंज द सिनेरियो एज फार एज मलेरिया इज कंसर्न्ड. क्विनीन नाम की जो दवाई है, उस दवाई के खोज ने मलेरिया का जो बीमारी है उसको ख़त्म कर दिया. मलेरिया की बीमारी क्विनीन दवाई से, जब से क्विनीन आई है, क्विनीन के बाद से मलेरिया का जो है वो बीमारी खत्म होने लग गई है. नेक्स्ट है यूकेलिप्टस कंट्रोल्ड मैनी डेथ्स कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा. इन्फ्लुएंजा होता है सर्दी, खांसी, जुकाम. तो जब से यूकेलिप्टस जो है उसको उसकी खोज की गई, यूकेलिप्टस होता है नीलगिरी का तेल होता है, नीलगिरी का पौधा होता है यूकेलिप्टस. तो उससे जो इन्फ्लुएंजा है उसको कंट्रोल किया गया, उससे इन्फ्लुएंजा को नियंत्रित किया जा सकता है. The wonder drug penicillin, discovered by Alexander Fleming in 1928, helps to prevent the growth of bacteria in the body. और 1928 में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नाम की एक दवा खोजी जो बॉडी में बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है. यानी कि बायोटिक जिसको बोलते हैं, एंटीबायोटिक वो दवाइयाँ होती हैं जो हमारी बॉडी में बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती हैं. तो एंटीबायोटिक जो है पेनिसिलिन, वो उसकी खोज की गई 1928 में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा. इससे बैक्टीरिया जो है वो हमारी बॉडी में फैलने से रोकता है. नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिन, एन एंटीबायोटिक हैज़ क्योर्ड फेटल डिजीजेज लाइक ट्यूबरकुलोसिस. स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम की दवा जो है वो एक एंटीबायोटिक है. ट्यूबरकुलोसिस होता है बैक्टीरिया के कारण. तो स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक है, जैसे पेनिसिलिन है वैसे ही स्ट्रेप्टोमाइसिन भी एक एंटीबायोटिक है जो हमारी बॉडी में टीबी नाम की बीमारी को ख़त्म करता है. नाउ वी हैव अ वैरायटी ऑफ एंटीबायोटिक्स लाइक एम्पेसिलिन, क्रोमोसिटिन, क्लोरोमाइसिटिन, न्यूमाइसिन एट्सेट्रा. दीज ड्रग्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द किलर डिजीजेज लाइक प्लेग, स्मॉल पॉक्स, कॉलेरा एट्सेट्रा. आजकल हमारे पास बहुत सारी एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ हैं, जैसे एम्पेसिलिन है, क्लोरोमाइसिटिन है, न्यूमाइसिन है. ये दवाइयाँ हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां जो हैं उन बीमारियों के बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती हैं. और कुछ बीमारियों को, जैसे प्लेग, स्मॉल पॉक्स और कोलेरा, इन बीमारियों को भी ये एंटीबायोटिक दवाइयाँ जो हैं वो ख़त्म कर देती हैं. नेक्स्ट है सर्जरी. सर्जरी क्या होता है? सर्जरी वॉज प्रैक्टाइज्ड इन इंडिया इवन इन एंशियंट टाइम्स. पुराने समय में भी सर्जरी को प्रैक्टाइज किया जाता था, यानी कि पुराने समय में सर्जरी की जाती थी. सर्जरी इज अनदर नेम ऑफ ऑपरेशन. सर्जरी क्या है? ऑपरेशन का दूसरा नाम है. आप लोगों ने ऑपरेशन तो सुना होगा, लेकिन सर्जरी बहुत कम नाम लिया जाता है. लेकिन सर्जरी ऑपरेशन को ही कहते हैं. दूसरा नाम ऑपरेशन का सर्जरी है. द डॉक्टर्स हु परफॉर्म सर्जरी आर कॉल्ड सर्जन्स. वो लोग जो सर्जरी करते हैं, वो डॉक्टर्स जो सर्जरी करते हैं उनको सर्जन्स कहा जाता है. सर्जरी इज द ऑपरेशन ऑफ द बॉडी टू कट ऑफ डैमेज्ड और डिजीज्ड पार्ट. सर्जरी क्या है? बॉडी का ऑपरेशन है
जो किसी भी डैमेज पार्ट को कट करते हैं या जिस हमारे बॉडी के जिस पार्ट में बीमारी होती है, जिस पार्ट में रोग होता है, उस पार्ट को कट करना या फिर उसको रिप्लेस करना एक हेल्दी पार्ट से, जो बाय अ डोनर, गिवन बाय अ डोनर। कोई भी हेल्दी पार्ट जो कि दूसरा व्यक्ति डोनेट करता है, उस पार्ट को लगा दिया जाता है और जो खराब पार्ट है हमारी बॉडी का उसको रिमूव कर दिया जाता है, तो उसको सर्जरी कहा जाता है। सर्जरी वॉज नोन टू द इंडियन पीपल इवन इन एंशियंट टाइम्स। पुराने समय में भारत के लोगों द्वारा सर्जरी को जाना जाता था। पुराने समय में भी लोग सर्जरी करते थे। टू ग्रेट इंडियन सर्जन सुश्रुता एंड चरका रोट अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस इन देयर बुक्स। पुराने समय के दो सर्जन, महान सर्जन से सुश्रुता और चरका, इन्होंने अपनी जो बुक्स लिखी हैं उन बुक्स में बहुत सारे ऑपरेशंस के बारे में लिखा हुआ है। Now the surgery in modern hospitals is carried out with the help of electronic instruments and machines. आजकल जो हॉस्पिटल्स, जो हमारे आधुनिक हॉस्पिटल्स हैं, उनमें जो सर्जरी की जाती है वो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से और मशीनों की सहायता से की जाती हैं। जो बिजली से चलने वाले उपकरण और मशीनें होती हैं उनकी सहायता से ऑपरेशन किए जाते हैं। इन 1847 डॉक्टर सिम्पसन डिस्कवर्ड क्लोरोफॉर्म, एन एनेस्थेटिक सब्सटेंस विच मेक्स अ पर्सन अनकॉन्शियस फॉर सम टाइम। 1847 में डॉक्टर जेम्स सिम्पसन ने क्लोरोफॉर्म नाम की दवा खोजी थी जो एनेस्थेटिक का काम करती थी। एनेस्थेटिक मतलब जो किसी भी व्यक्ति को कुछ समय के लिए अनकॉन्शियस यानी अचेत यानी बेहोश कर देती थी। उस दवा से पेशेंट को उस समय दर्द नहीं होता था। Transplants are the operations in which a damaged organ like kidney or heart is replaced by a healthy one. ट्रांसप्लांट वो सर्जरी होती है जब वो ऑपरेशन होता है जब किसी डैमेज पार्ट को, हमारे शरीर का कोई डैमेज ऑर्गन जो है, शरीर का कोई अंग, उसको निकाल दिया जाता है, जैसे किडनी और हार्ट है, और दूसरा हेल्दी जो ऑर्गन है उसको लगा दिया जाता है। In grafting, skin can be attached to the part of the body which has lost its skin. और ग्राफ्टिंग में होता है, ग्राफ्टिंग में क्या होता है, ग्राफ्टिंग में कि हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट से जहाँ से स्किन चली गई है उस पार्ट पर स्किन को लगाया जा सकता है, क्योंकि हमारी स्किन जो है वो बढ़ती रहती है। तो किसी एक हमारे शरीर के किसी पार्ट से स्किन को उतार कर, जिस पार्ट से हमारी किसी एक्सीडेंट के कारण या जलने के कारण स्किन चली गई है, वहाँ उस किसी भी पार्ट से उतार कर स्किन को वहाँ लगा दिया जाता है, तो उसको ग्राफ्टिंग कहते हैं। प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस, बीमारियों को रोकना। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। बीमारियों को रोकना इलाज से बेहतर होता है। वैक्सीन्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिजीजेस लाइक टाइफाइड, कोलेरा, मम्प, पोलियो एंड ट्यूबरक्लोसिस। बहुत सारे टीके, वैक्सीन्स होते हैं टीके हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं, जैसे टाइफाइड, कोलेरा, मम्प, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस से बचाते हैं। एडवर्ड जेनर, टीके लगाए जाते हैं बीमारी होने से पहले ताकि वो बीमारी हमें हो ही ना। एडवर्ड जेनर 1749-1823 यानी कि ये उनका जीवन काल है। 1749 में उनका जन्म हुआ और 1823 में उनकी डेथ हुई। तो एडवर्ड जेनर, एन इंग्लिश फिजिशियन, डेवलप्ड द वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स। एडवर्ड जेनर एक इंग्लिश फिजिशियन थे जिन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स एक बीमारी होती है, तो स्मॉल पॉक्स की एक वैक्सीन उन्होंने बनाई थी। ही नोटिस दैट मिल्क मेड सेल्डम कॉट स्मॉल पॉक्स। उन्होंने नोटिस किया जो मिल्क मेड और जो दूध वाले होते हैं, जो दूध का काम करते हैं, तो वो हमेशा ही स्मॉल पॉक्स की बीमारी उनको हो जाती थी। काउ पॉक्स वॉज अ माइल्ड डिजीज कॉट फ्रॉम कैटल, seemed resistant to the far more serious smallpox. जिन लोगों को स्मॉल पॉक्स होता था, स्मॉल पॉक्स की बीमारी ज़्यादा सीरियस थी, लेकिन काउ पॉक्स नाम की बीमारी जो है, जो लोग पशु पालते थे उनको काउ पॉक्स की बीमारी भी हो जाती थी। तो काउ पॉक्स नाम की बीमारी जो है ज़्यादा सीरियस नहीं थी, तो उन्होंने देखा कि जो जिन लोगों को काउ पॉक्स पहले हो जाता था उनको कभी स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। In 1796 he gave a local boy cowpox. तो इसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए एडवर्ड जेनर ने 1796 में एक बच्चे को काउपॉक्स का इंजेक्शन दिया, यानी कि काउपॉक्स के जो जर्म्स थे वो उसकी बॉडी में छोड़ दिए।
6 weeks later, he deliberately infected the boy's body with smallpox. और उसके बाद क्या हुआ कि उसको काउपॉक्स हो गया उस बच्चे को 6 हफ्ते बाद. द बॉय सर्वाइव्ड एंड जेनर्स वर्क लेड द बेसिस फॉर इम्यूनाइजेशन. और उसको काउपॉक्स होने के बाद फिर स्मॉल पॉक्स उसको हुआ, लेकिन वो ठीक हो गया क्योंकि उसको पहले काउपॉक्स हो गया था. काउपॉक्स होने के बाद उसको स्मॉल पॉक्स हुआ, तो उसमें पहले क्या होता था कि स्मॉल पॉक्स की वजह से डेथ हो जाती थी, लेकिन जब उसको स्मॉल पॉक्स पहले हो काउपॉक्स पहले हो चुका था, तो स्मॉल पॉक्स बाद में होने के बाद उसको कुछ नहीं हुआ. जो लड़का था वो ठीक हो गया. और एडवर्ड जेनर का वर्क जो है वो काम कर गया, उनका एक्सपेरिमेंट चल गया और उससे टीकाकरण की शुरुआत हुई. इम्यूनाइजेशन होता है टीकाकरण, यानी कि उन्होंने उनकी वैक्सीन तैयार की. द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन ओपन द डोर्स फॉर डेवलपिंग वैक्सीन फॉर सेवरल अदर डिजीजेस. और इस तरह से जब स्मॉल पॉक्स का टीका बनाया गया तो इस तरह से दूसरी बीमारियों के लिए भी टीके तैयार किए गए. टुडे वी हैव प्रिपेयर्ड प्रिवेंटिव मेडिसिन अगेंस्ट डिप्थीरिया, ट्यूबरकुलोसिस, टिटनस, whooping कफ, टाइफाइड एंड कोलेरा. और आजकल हमारे पास क्या है, बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनके एंटी वैक्सीन बन गई हैं, मतलब जो उनकी वैक्सीन बना दी गई है. हाँ, वैक्सीन तैयार कर ली गई है कि जो बीमारियां हैं वो बीमारियां ना हो से पहले, होने से पहले ही उनके टीके लगा दिए जाते हैं ताकि वो आपको बीमारियां ना हो. अब वो कौन कौन सी बीमारियां, जैसे डिप्थीरिया हैं, डिप्थीरिया के अगेंस्ट भी वैक्सीन है. ट्यूबरकुलोसिस, टेटनस, whooping कफ, टाइफाइड और कोलेरा, इन सब की वैक्सीन्स हैं हमारे डॉक्टर्स के पास. Louis Pasteur, a French chemist, discovered that the causes of many diseases are germs and these germs are killed at high temperatures. लुइस पाश्चर एक फ्रेंच केमिस्ट थे जिन्होंने ये खोज की कि बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं वो जर्म्स के कारण होती हैं और इन जर्म्स को हाई टेम्परेचर पर मारा जा सकता है. दिस टेक्निक ऑफ किलिंग द जर्म्स बाय हीटिंग इज कॉल्ड पाश्चराइजेशन. और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर इस तरह से जर्म्स को मारना पाश्चराइजेशन कहलाता है. बेसिक हेल्थ केयर, सामान्य हेल्थ केयर्स. देर आर वेरियस वेज टू प्रिवेंट डिजीजेस. बहुत सारे तरीके हैं जिनसे बीमारियों को रोका जा सकता है. फर्स्ट है क्लीनलीनेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वे. साफ सफाई का तरीका सबसे बेस्ट तरीका है बीमारियों को रोकने का. वी शुड ऑलवेज बी नीट एंड क्लीन एंड ऑल्सो कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन. हमें हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए और अपने आस पड़ोस को भी साफ रखना चाहिए. ईट ओनली फ्रेश एंड न्यूट्रिशियस फूड. हमेशा ताज़ा और पोषक भोजन खाना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए. गवर्नमेंट शुड मैनेज सेफ ड्रिंकिंग वाटर, बेटर ड्रेनेज सिस्टम एंड डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज. सरकार को चाहिए कि वो साफ पानी की व्यवस्था करे, पीने के पानी की. बेटर ड्रेनेज सिस्टम, नालियों की जो व्यवस्था है वो भी सही होनी चाहिए. और डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज, जो हम कूड़ा करकट फेंकते हैं तो उसको भी अच्छी तरह से डिस्पोज किया जाना चाहिए. न्यूट्रिशियस फूड एंड रेगुलर एक्सरसाइजेज आर वेरी नेसेसरी टू प्रिवेंट डिजीजेस. बीमारियों को रोकने के लिए पोषक भोजन खाना और हमें रेगुलर नियमित रूप से व्यायाम करना भी ज़रूरी है ताकि हम बीमारियों से बचे रहें. वी शुड यूटिलाइज द सर्विसेज ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज. और हमें प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र हैं और हॉस्पिटल्स हैं या फिर डिस्पेंसरी दवाखाने हैं, उन सब की सर्विसेज को, उनकी सेवाओं का लाभ उठाना चाहिए. पीपल शुड बी मोर मेड अवेयर ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ गुड हेल्थ एज अ हेल्दी माइंड लिव्स ओनली इन अ हेल्दी बॉडी. और लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए कि स्वस्थ जो जीवन है वो बहुत अच्छा है, उसके फायदे क्या क्या हैं, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है. नेक्स्ट है पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, जनसंख्या विस्फोट. As the death rate has decreased due to the advancement in medical science, मेडिकल साइंस में तरक्की होने के कारण, क्योंकि डेथ रेट कम हो गया है, जो मृत्यु दर है लोगों की वो कम हो गई है. पहले लोग बीमारियों से ज़्यादा मरते थे, अब मेडिकल में बहुत सारी एडवांसमेंट हो गई हैं, बहुत सुधार हो गया है, तो इसकी वजह से डेथ रेट कम हो गया है. द रैपिड इंक्रीज इन द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन हैज़ बीन कॉल्ड द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. और विश्व में जो जनसंख्या का विस्तार हो रहा है, जनसंख्या की बढ़ोतरी हो रही है, उसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहा जाता है, जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम बट एशियन कंट्रीज आर द बिगेस्ट सफरर ऑफ दिस प्रॉब्लम. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक विश्व की समस्या है
लेकिन एशिया के जो कंट्रीज हैं, एशिया के जो देश हैं, वो इससे ज़्यादा प्रभावित हैं, ज़्यादा इससे पीड़ित हैं। ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड शुड मेक सिंसियर एफर्ट्स टू कंट्रोल इट। और विश्व के सभी देशों को जनसंख्या को कम करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए सच्चे प्रयास करने चाहिए। द नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट द पॉपुलेशन इज मल्टीप्लाइंग फास्टर। हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है वो सीमित है, लेकिन हमारी जनसंख्या जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा आर रेजिंग देयर हेड्स। विश्व में बहुत सारी समस्याएं जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी और ट्रांसपोर्टेशन, यातायात के जो साधन हैं, उनकी समस्या हमारे सामने सर उठा रही है। अ स्मॉलर पॉपुलेशन विल मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन एंड वी शैल टू एबल टू कोप अप समवट विद द अबव मेंशन्ड प्रॉब्लम्स। और विश्व की जो जनसंख्या बढ़ रही है, अगर जनसंख्या कम होगी तो विश्व, हमारा जो संसार है वो रहने के लिए एक अच्छा स्थान हो जाएगा। लेकिन अगर जनसंख्या ऐसे ही बढ़ती रही तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ जो है वो आपको मैंने लेसन रीड करा दिया है। उम्मीद है लेसन आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।